नमस्कार, मैं डॉक्टर चटर्जी। एक्चुअली मैं मेन फ़ोकस करने वाला हूँ मीन्स मेरा ये यूट्यूब चैनल में श्री केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री का प्रॉब्लम, केमिस्ट्री का सॉल्व, कैसे आप सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री, कैसे आपको एक न्यूमेरिकल देख के चैप्टर को रिकॉल करना है, चैप्टर को पता करना है कौन सा चैप्टर से आया है। एक्चुअली ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है मेनली फोकस करते हैं 11-12 केमिस्ट्री साथ में जेईई एंड नीट। जो लोग नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में 11-12 का लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम देने वाले हैं, इसका लिए है। मैं बहुत किसी से बात किया, बात करके ऐसा लगा कि बच्चे में तो है, बच्चे में तो कैपेसिटी है, बट बच्चे कब अटकते हैं जब उसका पास एमसीक्यू आते हैं। और जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू का जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, उसमें से 2 तो ना ही होते हैं, बट जो 2 होते हैं वो वेरी क्लियर एंड वेरी क्लोज और वेरी क्लियर रहते हैं। वो दो हो सकते हैं, तो बच्चे उसी में कंफ्यूज होते हैं। तो फिलहाल ही मैं मैं किसी से बात किया, किसी से नहीं, बहुत किसी से ही मैं बात किया, और वो बात करके मैं देखा कि बोलते हैं सर मुझे तो थ्योरी पूरा आता है, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट सर जब हमको कोई न्यूमेरिकल देते हैं या एमसीक्यू देते हैं, उसमें मेरा टाइम चला जाता है वो सोचने के लिए कि ये कौन सा पार्ट से आया है केमिस्ट्री का। तो मेनली ये देखने के लिए, मेनली ये कंफ्यूज ना हो बच्चे में, मैं एक यूट्यूब चैनल लेके आया। तो मेरा मेनली फोकस रहेगा थ्योरी, एमसीक्यू डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बच्चे नीट और जेई देने वाले हैं या 11th के हैं, वो क्या है कि 12 के बाद, जब 12 11th के बाद जब 12 में आते हैं तो वो सीरियस होते हैं जेई नीट के लिए, बट उसमें को छूट जाते हैं। 11th का जो फर्स्ट चैप्टर हुआ, 11th का जो बीच का चैप्टर हुआ, 11th का लास्ट का चैप्टर हुआ, लेकिन उसको ये पता नहीं है बहुत बच्चे को कि नीट और जेई में ऑल ओवर आपको पढ़ना पड़ेगा, मास्टर होना पड़ेगा, तब जाके आपको वो आएगा। अभी क्या है मेन प्रॉब्लम केमिस्ट्री का जो मैं रियलाइज किया हूं, जैसे कि बहुत सारा टर्म है, जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। अभी डेल्टा जी का डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये कौन सा इक्वेशन में इसको फिट करूं। यही सब जो डिफिकल्टीज है, ये सॉल्व करने के लिए मेरा ये न्यू यूट्यूब चैनल, ये आज के बाद रोज एक टॉपिक का, एक चैप्टर का छोटा सा सब यूनिट में उनका थ्योरी मेनली, उसका ऊपर एमसीक्यू, मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, और मैं मेनली जो एमसीक्यू का मैथ है, न्यूमेरिकल है, वो मैं बोर्ड में कराऊंगा। तो ये बेसिकली ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है उन बच्चे को लिए है जो थ्योरी तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एमसीक्यू में उसका प्रॉब्लम आ रहे हैं। और एमसीक्यू ही मेन है जॉइंट में, नीट में। अभी तो सीबीएसई का जो एग्जाम भी होते हैं 11th का या 12th का, उसमें भी एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू को देखकर आपको वो पता करना है कि ये कहां से आया, और वो आपको तभी आएगा जब आपको प्रैक्टिस रहेगा। और प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेजमेंट करो, और रिवीजन करो, हार्ड वर्किंग करो। प्लीज मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए,
और देखिए 1 मंथ 2 मंथ कंटिन्यू क्लासेस में कि आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है कि क्या क्या वीक पॉइंट्स है केमिस्ट्री में। मेनली जो लोग 11 12 या नीट जेई के लिए आते हैं, कुछ तो वीक पॉइंट है, क्योंकि केमिस्ट फिजिक्स और मैथ जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनका तो चलो ठीक है, फिजिक्स और मैथ है, मैथ का भी डेरिवेशन कैलकुलेशन, फिजिक्स का भी आ गया थ्योरी, तो उनको जो फिजिकल केमिस्ट्री है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाते हैं। लेकिन जो मेडिकल वाले हैं उसका प्रॉब्लम आते हैं, तो उनको मेनली टारगेट करना है केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पक्का पूरा क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स का 60 70 80%, तो नो डाउट आपके लिए कोई कॉलेज, इंडिया में कोई मेडिकल कॉलेज आपको लिए वेट कर रहा है। और जो जेई वाले हैं उनको तो तीनों को बराबर देखना है, तो उनका लिए तो फिजिक्स भी जैसा है, केमिस्ट्री भी है और मैथ भी है। तो मैं कुछ बच्चे से बात किया, कुछ बच्चे से बात करके ये पता चला, एक्चुअली मेरा भांजा भी इस साल देने वाले हैं जेईई एंड नीट, तो उनसे भी बात करके जो पता चला, बोला बोला कि सर ये एक्चुअली क्या है कि केमिस्ट्री को तो सब ठीक है, पता चलता है, लेकिन जो घुमा के क्वेश्चन देते हैं एमसीक्यू में, जो न्यूमेरिकल देते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ, आप लोग का जो पॉइंट है, आप लोग का कहाँ प्रॉब्लम है, ये मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। जब लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं सीरियसली, तो सीरियसली पढ़ो, जो भी करो लाइफ में सीरियसली करो। टाइम चला जाते हैं तो फिर सोचना पड़ता है कि मैं क्यों नहीं किया उस टाइम पे। तो इसी सिमिलरली जब तुम चैप्टर पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सर को पूछो, अगर सर को पूछ रहे हो फिर भी क्लियर और मतलब उतना अच्छा से नहीं हो रहा है, एक बुक बार बार पढ़ो, बहुत सारा तरीका है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो पहले, क्या वो सब्जेक्ट में बोलने क्या जा रहा है, क्या बोल रहा है वो, किसका बारे में बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। और यूनिट, आप लोग को यूनिट तो देखना ही है, देखिए आर का वैल्यू यूनिट, वो मैं कराऊंगा आपको कि एक यूनिट देख के आपको, वो यूनिट देख के आपको देखना है कि कौन कौन यूनिट है, कौन कौन उसमें मतलब वैल्यू है, और उसको देख के आपको ये कौन से इक्वेशन में फिट हो रहे हैं, उसमें कौन सा मिसिंग पार्ट है, आपका आंसर हो जाएगा। बस ये टेक्निक है पढ़ाने का, क्वेश्चन समझने का। सेकंड है विथ न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेशन स्किल फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब क्या, आपको ये मत समझो कि कोई भी टीचर आपको पढ़ा दिया या कोई भी यूट्यूब क्लास ऑनलाइन क्लास करा दिया तो वो लो आप शक्तिमान हो, ठीक है, नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। वो तो पढ़ा के चला गया, ठीक है, वो तो पढ़ा के चला गया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही चीज को घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। न्यूमेरिकल भी, कैलकुलेशन भी, है ना, वो आपको आपका स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो इसके लिए रेगुलरिटी चाहिए। आप कहीं भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कहीं भी ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करो, लेकिन करने के बाद आप वो रिवीजन करो अपने, उसी दिन को एक छोटा सा कॉपी रखो न्यूमेरिकल के लिए, है ना। वो फिजिक्स में भी हो सकता है, लागू होता है रूल, वो आपको मैथ के लिए भी लागू होता है रूल। वो जो कॉपी है, एक चैप्टर का क्या क्या फॉर्मूला है, दिस इज टेक्निक। क्योंकि जब आप लोग रिवाइज करेंगे नीट का टाइम, जेई का टाइम, तो आपके पास टाइम नहीं है, उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो आपको एक रात में या 2 3 दिन में उसी टाइम फट से फट रिवाइज करना है। तो आपको वही जो चीज है, आपका नोटबुक छोटा सा है, उसी को आप रिवाइज करो। तो और साथ में क्लास करते करते अगर आप मेरा क्लास अटेंड करते हो, अब मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो, मैं जो वीडियो में बोलूंगा उसका आप रिकॉल कीजिए, उसका आप प्रैक्टिस कीजिए। और न्यूमेरिकल का जो कैलकुलेशन, इसका मतलब ये नहीं है विथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, मतलब है
अगर कोई न्यूमेरिकल है उसका शॉर्ट वे में कैसे कैसे करना, जैसे कि 10 टू द पावर 4 ऊपर में है, 10 टू द पावर 2 है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि काट के 10 टू 2 होते हैं। ये भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, पोर रिटेंशन एंड पोर रिटेंशन ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब क्या, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है, तो ये आपका कहीं ना कहीं मतलब आप पोर हो। जैसे कि मान के चलो इनऑर्गेनिक में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, कि मान के चलो ए का प्रेजेंस में ए के साथ बी मिलाया तो सी हुआ, सी का कलर ब्लू है। अभी आपको तो ये पढ़ना पड़ेगा, आपको तो ये पहले रिवीजन करना पड़ेगा घर में, कि ये रिएक्शन ऐसा होते हैं या ऐसा होते हैं, ये आएगा प्रैक्टिस से। और इसका साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कि मान के चलो वहां पर आपको कि पोटेशियम परमांगनेट है ना, या आप कोई भी ले लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो आपको ये जानना पड़ेगा H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2, ये आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस है। KMnO4 उसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं, है ना। के का वैलेंसी कितना है उसमें, Mn का वैलेंसी कितना है उसमें, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है उसमें, तो ये सब को आपको प्रैक्टिस से आएगा। मतलब तो आपको क्या क्या 3 पॉइंट अभी तक है, लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। सेकंड थिंग क्या है, जो न्यूमेरिकल थिंग है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो आपको स्ट्रांग बनाना है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको सब न्यूमेरिकल आना चाहिए, ये नहीं, सिंपल न्यूमेरिकल कि दो दो चार, जो बच्चे को बोलते हैं भाई, बच्चे को जब आप छोटे बच्चे को जब आप लोग कुछ सिखाते हैं, है ना, पहले क्या बोलते हैं, 2 × 2 4, 2 × 3 6, ऐसा न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए आपका लेवल का। ऐसा नहीं तुम ऐसा मत सोचो कि 2 × 3 6 मैं ये बोल रहा हूँ सीखने के लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आपका लेवल का जो न्यूमेरिकल हो वो आपको आना चाहिए। और 3 नंबर क्या बोल रहा हूं, जो रिएक्शन जो आप जो कर रहे हो वो समझो रिएक्शन, कि किसके साथ क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग एमसीक्यू। ये मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूं, अभी तक बोल चुका हूं। जो प्रॉब्लम है आपका एमसीक्यू का, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ऐसे तो कर दोगे आप, ठीक है, लेकिन जब वो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 2 तो ऑपोजिट होते हैं, 2 में कंफ्यूज होता है। क्यों कंफ्यूज होता है, वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जिसको हम पहला ऑप्शन बोले, तो वो भी आपको मैं आपको वो सिखाऊंगा कैसे आप डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग एमसीक्यू करेंगे। तो लॉट्स ऑफ एमसीक्यू लेके आ रहा हूं मैं, आप लोग टेंशन मत लो, लॉट्स ऑफ एमसीक्यू लेके आ रहा हूं ये, क्योंकि मैं देखा हूं ये एमसीक्यू में वीडियो बहुत कम बनाते हैं, बट मैं फोकस कर रहा हूं एमसीक्यू मेनली। और कैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे आपको एक न्यूमेरिकल को देखकर आपको पता चलेगा कि, पता है आपको एक बात, कि आपको तभी आप न्यूमेरिकल को सही रास्ते में सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपको पता चलेगा ये कौन सा यूनिट से क्वेश्चन है और कौन सा पेज से क्वेश्चन है, तभी आपको पता चलेगा, कर पाओगे आप। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन एबिलिटी टू कनेक्ट टॉपिक, जो मैं आपको अभी बोला, कनेक्ट टॉपिक, टॉपिक के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप, है ना। जैसे कि जो टॉपिक है बहुत क्लोज, मतलब क्लोजली है दोनों, थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों मतलब ऐसा कोरलिंक है, तीनों में एक ही टर्म यूज होता है, एक ही जो टर्म है वो तीनों में है, लेकिन अलग अलग है एक ही, बट अलग अलग टाइप से मतलब डिस्क्राइब करते हैं। इसी में आता है कंफ्यूज। तो मैं बाद में बोलूंगा कि ये कंफ्यूज कैसे दूर करना है। अब आ जाओ 6 पॉइंट, क्विक रिवीजन एंड टाइम मैनेजमेंट। रिवीजन करने का तरीका है, एक सुन लो रिवीजन करने का तरीका, एक रूल फॉलो करो, मैं बाद में बोलूंगा चीज। रूल क्या होना चाहिए, 1 7 30, याद करो, याद कर लो ये, 1-7-30। 1 मतलब क्या हुआ, आज जो मैं पढ़ाई किया वो कल करूंगा रिवीजन, कल जो पढ़ाई वो सेम थिंग 7 दिन के बाद करूंगा, सेम थिंग करूंगा मैं 30 डेज का बाद। तो एक आपका पास एक टेबल चार्ट होना चाहिए, ये चीज ये फॉलो करो आप लोग। टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन टेक्निक, 1-7-30 मतलब
फर्स्ट डे, आफ्टर होने के बाद फर्स्ट डे, देन 7th डे, देन 30th डे। देखो हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर आप बोल रहे हो इजी है इजी है, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप आईआईटी में जाने वाले हो, आप मेडिकल में जाने वाले हो, आप डॉक्टर बनने वाले हो, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। जो मेहनत करेगा वो जाएगा, जरूर जाएगा। और सब में एबिलिटी है। ये तुम लोग मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, है तुम्हारे में एबिलिटी, बट टेक्निक जानना चाहिए। मैं केमिस्ट्री से हूं, मैं केमिस्ट्री का टेक्निक बता सकता हूं, मैं फिजिक्स का नहीं बता सकता, मैं मैथ का या बायो का नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये श्योर बोलता हूं कि अगर आप लोग फॉलो करोगे मुझे वीडियो, आपका बेस क्लियर होगा, पढ़ने का टेक्निक क्लियर होगा, रिवीजन का टेक्निक क्लियर होगा। हाँ, जस्ट मुझे फॉलो करो, मेरा वीडियो को अंत तक देखो। 7th है फेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैकेनिज्म। अभी ऑर्गेनिक में भी थोड़ा प्रॉब्लम होते बच्चे का, कि ऑर्गेनिक में भी कभी पूछ लेते हैं कि फेनॉल, टोलुइन, है ना, फेनॉल में फेनॉल का ऑक्सीजन अगर चला गया, सॉरी हाइड्रोजन चला गया, तो फेनॉल क्या हो गया, डबल बॉन्ड नेगेटिव, वो कैसे रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है। तो ये भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जो समझो फिजिक्स क्या है। फिजिक्स में जैसे कि वेक्टर जान लिए हैं, लॉ ऑफ मोशन जान लिए, उसमें क्या है कि वेक्टर, अगर कोई वेक्टर जान गया ना, उसका 25% तो फिजिक्स हो गया उसका, वेक्टर अगर जान लिया तो। उसके बाद वो एक के साथ एक कोरिलेट है। लेकिन जो केमिस्ट्री है वो इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल तो चलो आप लोग कर लिए, न्यूमेरिकल का है, फिजिक्स का रिलेटेड कुछ है, लेकिन ऑर्गेनिक टोटली डिफरेंट। आपको ऑर्गेनिक में आपको बहुत सारा चीज याद रखना है, रेजोनेंस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, उसके बाद प्लस आई इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, बीटा हाइड्रोजन क्या है ना, ये बहुत सारा होते हैं। उसके बाद CH3, C2, CH2, CH3, साला कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, कभी ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये बहुत सारा चीज, चला रिएक्शन हो रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सेम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये आपको आपको करना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, और प्लानिंग से करो। हार्डवर्क करने से नहीं होता है, प्लानिंग करना पड़ता है, प्लानिंग, है ना। हार्डवर्क सबको करते हैं, लेकिन जो प्लानिंग से करते हैं वही लास्ट में जीतते हैं। तो आप लोग कर पाओगे, आप लोग टेंशन मत लो। तो अभी क्या है कि मैं जो कराने वाला हूं हर टॉपिक, वो जॉइंट मतलब जेई और नीट के अकॉर्डिंग ही कराने वाला हूं, उसका ऊपर में नहीं या उसका नीचे भी नहीं। अभी मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा इसमें जो आयोनिक इक्विलिब्रियम, मेरे लिए आयोनिक इक्विलिब्रियम, कि आयोनिक इक्विलिब्रियम का मैं शुरू इसलिए कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर आप आयोनिक अचानक से आप लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम क्यों शुरू कर रहे हैं, कहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं 11th का टॉपिक ही शुरू कर रहा हूं अभी, आयोनिक इक्विलिब्रियम। डे बाय डे मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का अभी मैं डिस्कस करूंगा कुछ देर के बाद, कि आयोनिक इक्विलिब्रियम का के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। और ये टोटली मैं लिया हूं ज्वाइंट का सिलेबस से, मतलब जेई का सिलेबस से और नीट का सिलेबस से। ये तो अभी मैं आज का जो वीडियो है, ये तो मैं जस्ट खाली आपको सिलेबस बोलूंगा आयन इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करो, बेल आइकॉन है वो आप दबा दो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जाके, नेक्स्ट वीडियो जब आए आयन इक्विलिब्रियम का फर्स्ट टॉपिक, है ना, उनका ऊपर थ्योरी, उनका ऊपर मल्टीपल चॉइस, पहले मल्टीपल चॉइस में कराऊंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। और जो चीज कराना पड़ेगा वो इसमें कराऊंगा। अब जो चीज में आपको बोर्ड का जरूरत है वो मैं बोर्ड में कराऊंगा। फर्स्ट फर्स्ट जो सिलेबस में आते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आयन इक्विलिब्रियम में, उसमें से आपको क्या पढ़ना है मेनली, ये आयोनाइजेशन क्या है, डिग्री आयोनाइजेशन क्या है, और क्या क्या फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं डिग्री आयोनाइजेशन को। और इसमें से एक चीज आप लोग याद कर लो, बस याद रखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंप्लीटली आयोनाइज 100%, और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब पार्शियली आयोनाइज। ये आप लोग को मैं डिटेल बोलूंगा एक क्लास में। सेकंड जो है ये आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स,
जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका कैसे आयनाइजेशन होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन इनटू आयंस, कैसे आयंस में डिसोसिएशन होते हैं, इसमें कोई 1 2 3 रूल होगा, उसमें कोई थ्योरी होगा उसमें। और आयोनिक इक्विलिब्रियम इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन है और जो जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और वो डिसोसिएट होते हैं आयंस में, वो इक्विलिब्रियम में आने के टाइम उसका क्या चेंजेस आते हैं, उसका क्या इक्विलिब्रियम का होने के टाइम उसका क्या मतलब इक्वेशन हो सकते हैं। थर्ड है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, मतलब एसिड बेस कॉन्सेप्ट मतलब 4 5 थ्योरी है, ये थ्योरी किसे एसिड बोलते हैं, 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 सब कुछ सेम है। जैसे कान को ऐसे पकड़ो, कान को घुमा के पकड़ो। हाँ, बट एक्सेप्शनल तो है ही है, वो केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शनल, वो तो है ही है। तो एसिड बेस में आएगा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जिसमें बोलेगा कि एसिड मतलब हाइड्रोजन प्लस प्रोड्यूसर, बेस मतलब OH प्रोड्यूसर। ब्रोंस्टेड लॉयडी कॉन्सेप्ट, वो बोलेगा एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर। अरे प्रोटॉन मतलब तो हाइड्रोजन, अब बोलता है हाइड्रोजन प्रोड्यूसर, आरएनएस ने बोला। और ये क्या क्या ब्रोंस्टेड लॉयडी बोला, अरे वही तो है प्रोटॉन, तो बोल दो प्रोटॉन डोनर। बट बेस में थोड़ा चेंज कर दिया, बेस में आरएनएस क्या बोला था कि OH प्रोड्यूसर, मतलब OH आयन, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूसर। बट ये बोल रहा है प्रोटॉन एक्सेप्टर, थोड़ा सा उल्टा कर दिया। जो प्रोटॉन दे रहे हैं वो एसिड है, जो प्रोटॉन ले रहे हैं वो है बेस। लुइस कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, एसिड मतलब, थोड़ा घुमा के बोला, एसिड मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और बेस मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, अभी देखो फोर्थ जो मैं पढ़ाने वाला हूं, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस तो हो गया कॉन्सेप्ट, अब वो भी आयोनाइजेशन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्वास। तो मोनोप्रोटिक, डाइपोटिक, पॉलीपोटिक एसिड। मोनोपोटिक मतलब एक हाइड्रोजन रहेगा, डाइपोटिक मतलब 2 हाइड्रोजन रहेगा, और पॉलीपोटिक मतलब बहुत सारा उसमें हाइड्रोजन है। बस ये है। और मल्टी स्टेज आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब क्या, कि मल्टी स्टेप मतलब क्या, मान के चलो कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब H3PO4 जब आयोनाइजेशन होते हैं 3 स्टेप में होते हैं। कैसे 3 सब बताऊंगा मैं, धीरे रखो, नेक्स्ट यूट्यूब में आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है मेरा। अब जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है वो है H3PO4। अब H3PO4 पहला स्टेप में एक हाइड्रोजन गया, सेकेंड सेकेंड स्टेप में, मतलब सेकेंड जो अब में आयोनाइजेशन हो रहे हैं, दो सेकेंड वाला हाइड्रोजन गया। अब थर्ड स्टेप में थर्ड वाला गया। तो अब इसको क्या करना है, वही है के, जो अगर वो H3PO4 अगर एक स्टेप में आयोनाइजेशन होता तो 3 हाइड्रोजन प्लस प्लस PO4 -3 ये होता। लेकिन इसको मल्टी स्टेप में करना पड़ेगा, ठीक है, K1 K2 K3। अब K1 मतलब क्या है, वही है जो एक हाइड्रोजन गया अभी बोले मैं। K2 मतलब उसका सेकंड वाला गया, K3 मतलब थर्ड पे गया। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा बोर्ड में, K इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3। सबर करो नेक्स्ट स्लाइड के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब देखो फिफ्थ है एसिड बेस इक्विलिब्रिया। ये एसिड बेस का भी इक्विलिब्रिया में कैसे टेक पार्ट होते हैं, ये भी आपका सिलेबस में है, जॉइंट का सिलेबस में है। ठीक है, ये मेनली मैं फोकस कर रहा हूं जॉइंट एंड नीट का सिलेबस, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, पीओएच, ये सब। अब जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, सिक्स में है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का तो आयोनाइज हो गया, वाटर भी है ना एक, वाटर भी एक टाइप का आपको मतलब है नहीं, मतलब आपको बोले कि वाटर भी आयोनाइज होते हैं H प्लस और OH माइनस में। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, सबर करो कराऊंगा, सबर करो। पीएच स्केल, पी स्केल क्या है, लॉग क्या है, एंटी लॉग क्या है, ये सब कुछ है इसमें सिलेबस में, और सब कुछ मैं कराने वाला हूं, प्लस मैं मल्टीपल चॉइस भी कराने वाला हूं। और मैं ईयरली जो क्वेश्चन आ चुके हैं जॉइंट में, BHU, केरला PMT,
उसके बाद वेस्ट बंगाल जॉइंट, जो भी क्वेश्चन है सबका मैं सॉल्व कराऊंगा। 8th है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है ना? सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन बाय एडिंग ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो तो वाटर में जाने के बाद स्लोली डिसोसिएट होते हैं कैटायन और एनायन में। लेकिन बोलते हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करूं और उसमें दोनों में कॉमन आयन है, बोलूंगा डिटेल्स आपको, ये सब आएगा मेरा क्लास में, है ना। तो क्या होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें कॉमन आयन अगर है तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से डिसोसिएट हो रहे हैं वो कम होगा, मतलब सप्रेशन हो जाता है, मतलब डिक्रीज होता है उसका जो आयनाइजेशन रेट है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट है, वो उसका हाइड्रोलाइसिस होंगे, तो ये भी मैं दिखाने वाला हूं कि रिएक्शन ऑफ सॉल्ट आयंस इन वाटर, टाइप्स ऑफ एसिडिक बेस्ड नेचुरल सॉल्ट, कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब कुछ आएगा हम लोग में। नेक्स्ट क्या है कि सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये टॉपिक है। और इसमें आपका 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, 2 से लिख के रख दो, इस बार आने वाले हैं 2026 में इन माय प्लान। जो मैं 10 ईयर्स का क्वेश्चन 20 ईयर्स का क्वेश्चन में देखा हूं, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का मेनली सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी में क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ये भी बोलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाले आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ये भी आपको बताऊंगा एक एक क्लास में। तो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंगली सोलुबल, स्प्रिंगली मतलब क्या, पार्शियली सोलुबल सॉल्ट, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन एंड डिसोल्यूशन, रिलेशन बिटवीन सोलुबिलिटी एंड केएसपी, दिस इज वेरी 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 स्ट्रांग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो आप लोग अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए। तो आप लोग वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप लोग से मैं मांगता हूं बाय बाय। चलो ठीक है, ठीक से पढ़ाई करो, ठीक से रहो, ओके, बाय बाय।